नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। भारत में लोकतंत्र है, कानून है, संविधान का शासन है, लेकिन क्या इस देश में के कुछ हिस्सों में इस्लामिक देशों वाली सोच या फिर विचारधारा पनप रही है? क्योंकि झारखंड के जामताड़ा में, दोबारा नोट करिए, झारखंड के जामताड़ा में देश को झकझोर देने वाली एक बड़ी घटना हुई है। मुसलमानों की ज्यादा आबादी वाले इस इलाके में स्कूल की छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन कर दी गई और यह हो गया। आरोप है कि स्थानीय लोगों के भारी दबाव के चलते स्कूलों को यह सिस्टम बदलना पड़ा और ऐसे स्कूलों की संख्या 2 या 4 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा स्कूल है। 100 से ज्यादा स्कूल है जहां इस्लामिक देशों की तरह जुम्मे की छुट्टी हो रही थी। सवाल यह है कि क्या इस देश में कायदा और कानून इस आधार पर तय होगा कि किस धर्म की आबादी कितनी ज्यादा है? ऐसे में तो मंगलवार को छुट्टी देनी पड़ेगी, शुक्रवार को मां संतोषी का दिन होता, फिर छुट्टी देनी पड़ेगी। कल कहा जाएगा, आज छुट्टी की बात है और कल कहा जाएगा कि अफसर हमारे हिसाब से होने चाहिए, फिर कहा जाएगा कि डीएम हमारे हिसाब से होना चाहिए, से तय होगा। उसके बाद कहा जाएगा कि जज हमारे हिसाब से तय किए जाए। आखिर ये कौन सा नया खेल शुरू हो गया है? लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा संदेश देते हुए कहा है कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड और उसका प्रतिशत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अराजकता की स्थिति बन जाती है। उधर अजमेर की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर सृष्टि का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर वो कह रहे हैं कि हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। इतना ही नहीं, एक पुराने बयान में वो ये भी कह रहे हैं कि हम शासक थे, हमारे अंदर ये अरमान पैदा मत करो कि हमें फिर से हुकूमत करनी पड़े। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संविधान पर भारी, आबादी वाली तैयारी। आज ये व्यापक चर्चा है, क्या संविधान पर भारी है आबादी वाली तैयारी? इसलिए आज की ये चर्चा आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसलिए आज का आर पार लाजमी भी है देखना, जरूरी भी है देखना। कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और आर पार को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये दोनों तस्वीरें इसी देश की। एक तरफ झारखंड का जामताड़ा, जहां सरकारी स्कूलों में मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए रविवार की जगह शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन छुट्टी का नियम बन गया, तो दूसरी तरफ राजस्थान के बीकानेर में ईद के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। राष्ट्रगान के साथ सौहार्द, एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। लेकिन झारखंड के जामताड़ा से जो खबर आई, उस पर हड़कंप मच गया है। जिले में मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। आरोप है कि स्थानीय लोगों के दबाव में ऐसा किया जा रहा है। हैरानी की बात यह कि ऐसे स्कूलों की संख्या 2 या 4 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा है। खबर सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आबादी पर बड़ा बयान दिया है। आपने कहा या शुक्रवार को खुला रखने के लिए कहा, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है। हम क्यों कहेंगे? जब नियम बना हुआ है, नियम बनाया हुआ है, तो हम क्यों कहेंगे? यहाँ एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। इसको सुलझे हुए मन से इस पर कोई कार्रवाई हो, इसको एक राजनीतिक मोड़ देना मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी गलती होगी। आज जरूरत है भारत में कड़ा कानून लाने का जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने, अगर जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों का वोटिंग राइट भी समाप्त कर दें। ये भारत के हर जागरूक नागरिक का विषय है, क्योंकि इसके साथ
हम सबका भविष्य और हम सबका विकास जुड़ा है। अब जरा अजमेर की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का बयान भी सुन लीजिए। हुजूर गनीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत रखो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि जिस देश में संविधान सबसे ऊपर है, क्या वहां आबादी के दम पर कायदे कानून अपने मुताबिक बदले जा सकते हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण का वक्त है, आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का वक्त है। आबादी वाली तैयारी का विश्लेषण सुनिए। पहला मुद्दा, आबादी ज्यादा हुई तो जुम्मे की छुट्टी का दबाव। दूसरा मुद्दा, स्कूलों में हिजाब के समर्थन में आंदोलन किया गया। याद होगा आपको, हिजाब पर बहुत चर्चा हुई इस देश के अंदर, वो भी इसी आधार पे हुआ। तीसरा मुद्दा, अपने हक में फैसला नहीं आया तो कोर्ट पर सवाल उठाया गया। राम मंदिर के विषय में ऐसा हुआ, कई विषयों पर ऐसा हुआ। चौथा मुद्दा, आंदोलन करके हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी दी सरवर चिश्ती ने, और यहां तक बोला हमारे में ये अरमान मत पैदा करो कि हमें फिर से हुकूमत करनी पड़े। यानी औरंगजेब को अपना जो पूर्वज मानते हो उनका आप क्या कर लीजिएगा। बड़ा सवाल, क्या डीएम एसपी जज सब कुछ मजहब से तय करवाना चाहते हैं इस देश में कुछ लोग? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज एक तस्वीर मेरे जहन में आई। अब मैं आपको यूपी के फतेहपुर की एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर बकरी ईद के दिन की है। बढ़ती आबादी कितनी बड़ी परेशानी है इसका अंदाजा आपको इस ऑटो को देख के लग जाएगा। यह ऑटो वाला विश्लेषण जरूर देखिए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब ऑटो को रोका तो इसमें से बच्चों समेत आप ही काउंट करिए कितने निकले, एक एक कर जो बाहर निकले उसमें 27 लोग थे। 1 2 3 4 5 नहीं, 7 भी आपने सुने होंगे। 27 लोग थे। 27 लोग थे फतेहपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये लोग बकरी ईद की नमाज के बाद अपने गांव वापस जा रहे थे। एक ऑटो में 27 लोगों को देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए, हैरान रह गए। पुलिस ने ऑटो के ड्राइवर अमजद को जमकर फटकार लगाई और इस ऑटो को सीज भी कर लिया। अब आप देखिए कि इस ऑटो में 27 लोग थे। इस ऑटो कहीं गिर जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता। ये ऑटो में बच्चों को नुकसान होता, परिवार को नुकसान होता, 27 लोगों की जान को खतरा था। लेकिन खतरे को ताक में रखते हुए नमाज पढ़ने के बाद साधारण तरीके से ये निकले। लेकिन ये समस्या कितनी बड़ी है, 27 लोग एक ऑटो के अंदर, ये जनसंख्या की तो दिक्कत है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में रिजवान अहमद है, डॉक्टर रिजवान अहमद। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मजरुद्दीन रंगरेज साहब, अमीक जमई साहब, दानिश कुरैशी साहब। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, डॉक्टर अजय आलोक है। मैं सबसे पहले रिजवान अहमद आप ही के पास आता हूं। जुम्मे के दिन छुट्टी होगी स्कूल के अंदर और जामताड़ा में ऐसा हो गया। उन्होंने बोला आबादी ज्यादा है इसलिए ऐसा होना चाहिए। जो लोग कहते हैं संविधान की दुहाई दी जाती है, वो संविधान कहां पर जाता है इस वक्त? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सबको ईद उल हज की लाख लाख मुबारक, लाख लाख शुभकामनाएं। जी देखिए, करीबन नुपुर के घटना के बाद, रहमानी नुपुर कांड के बाद करीबन 40 दिन हो गए। 40 दिन में लगभग 50-60 डिबेट में तो मैं रहा हूंगा। आपने भी याद किया, आपका प्यार है। एक बात मैंने दोहराई, जहां तक नारे की बात है, हाई परसेंटेज में मुसलमान उस नारे से सेटिस्फाइड है। लोगों ने नहीं माना, कोई बात नहीं। अब आप एक बात बताइए, फिर मौके पर आऊंगा। अकबरुद्दीन ने, याद है जब एनआरसी की बात चल रही थी तो क्या कहा था? हमने 800 साल इस देश में जांबाजी और रंगबाजी की है, तुम हमारे कागज मांगोगे? याद है? अब देखिए जो आपने खादिम साहब का बयान दिखाया, ठीक, कि हम तो हुक्मरान हैं, हमें मजबूर ना करो, हम हैं। सरवर चिश्ती वो सचिव है अंजुमन कमेटी के। जी, उनका बयान मैंने सुबह भी देखा था। उन्होंने क्या कहा? हमने 600 साल हुकूमत की है, हमें मजबूर ना करो, हम फिर से हुकूमत करें। अब आप देखिए, एक आदमी अजमेर शरीफ का है,
जो मैं इतने दिन से आप लोग को समझा रहा हूं। एक कौन है? वो रज़ाकरों की विचारधारा का AIM का ओवैसी साहब का छोटा भाई है, वो हैदराबाद में है, ये राजस्थान में है, लेकिन शब्द शैली और विचार देखिए बिल्कुल एक है दोनों के, बिल्कुल। यही एक माइंडसेट है जिसको आपको समझना है, जो मैं डिबेट्स में समझाता हूं, लेकिन बहुत से एंकर मुझसे पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत एग्जेजरेट कर देते हैं बात को। अब आप तीसरी बात सुनिए, जो झारखंड में हुआ है ये आपके लिए समाचार होगा, आपके लिए खबर होगी, मेरे लिए नहीं है। पर देश में पहली बार हो रहा है, क्यों नहीं समाचार होगा? नहीं, आई ऑब्जेक्ट टू इट रिजवान अहमद, ये समाचार है, ये खबर है, ये खबर इसलिए क्योंकि देश में पहली बार हो रहा है ऐसा। ठीक है, इससे पहले झारखंड में ही आया था कि नमाज रूम बना दीजिए विधानसभा के अंदर। अब आप सुन लीजिए ना, अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लो बड़े भाई जी। ये 50 साल बाद, 60 साल बाद ये चीज आम होने जा रही है। अरे हम इंग्लैंड में संडे की छुट्टी बंद करवा के जुम्मे की छुट्टी करवा देंगे। अभी आप रुको 60 साल, आप देख लेना इंग्लैंड का क्या हाल है। आप काहे परेशान हो भाई? देखो, ये बात टीवी डिबेट्स में घूम घूम के बोल रहा हूं कि जो आपके लिए जिद है, आपके लिए रेडिकलाइजेशन है, हम मुसलमानों के लिए वो वे ऑफ लाइफ है, वो हमारे जीने का ऐसा ही तरीका है। अब मेरे हिंदू भाइयों पर सरवर सृष्टि का बयान हो या ओवैसी, या छोटे ओवैसी का बयान हो, उसको सारे मुसलमानों के साथ तो नहीं जोड़ सकते, ये तो नाइंसाफी होगी। ये आपकी राय हो सकती है। बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, आप यही गलती करते हैं। अरे आप यही गलती करते हैं, आप यही गलती करते हैं जो 50 साल बाद, 100 साल बाद आप पछताएंगे, आप पछताएंगे। मैं बता रहा हूं, आप यही गलती करते हैं। यही अपने आप को आप सुधारिए, पॉलिटिकली करेक्ट ना होइए, यही गलती करते हैं आप। नहीं, हो सकता है आपको मेरी बात सुहानी ना लगे, आपको लगे हम गलती कर रहे हैं, लेकिन मैं रुक करना चाहता हूं इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ कई मेहमान और हैं, मेरे साथ दानिश कुरैशी हैं। दानिश कुरैशी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं 50 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, क्या आपको लगता है जो झारखंड के स्कूल ने करा या झारखंड में 100 स्कूलों ने करा वो जायज था? और जो सरवर सृष्टि कह रहे हैं कि हमें वो अरमान मत पैदा करो कि हम दोबारा राज करना चाहें। राज तो संविधान का है इस देश में। देखिए अमीश, वो कौन से राज की बात कर रहे थे 2021 के अंदर? तब तो नुपुर शर्मा का कांड भी नहीं हुआ था, तब तो नुपुर शर्मा वाला इंसिडेंट भी नहीं हुआ था। ये 2021 की बाइट है। देखिए अमीश, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जिस तरीके के जिस भी किसी धर्म की मान्यता है उसके मुताबिक छुट्टियां रही हैं। हमारे यहाँ स्कूलों में भी वीक ऑफ की बात रही है। वीक ऑफ में अगर वहाँ की सरकार ने, वहाँ के मैनेजमेंट में जो मुनासिब समझा उसके मुताबिक किया। इतवार के दिन छुट्टी रखना, ये तो सारा संडे की छुट्टी का कल्चर तो वेस्टर्न कल्चर है। तो जब आप संस्कृति की दुहाई देते हैं तो कल्चर भी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, वो तो अपने मैनेजमेंट का अपना मसला है कि उन्हें जुमे की छुट्टी रखनी है, इतवार की छुट्टी रखनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए गुजरात के अंदर में कई कॉर्पोरेशन ऐसे हैं, आई हैव टू करेक्ट यू, ये मैनेजमेंट का मसला नहीं है, ये दबाव का मसला है। उन्होंने बोला हमारी आबादी ज्यादा है इसलिए अब जुम्मे की छुट्टी होगी। अरे फिर दूसरी तरफ से अगर बोला जाएगा मंगल की छुट्टी होगी, मंगल की छुट्टी होगी, तो क्या करिएगा? फिर तो मेरी बात अमीश जी, सुनिए मेरी बात, मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि एक तरफ तो गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि भाई हम यहाँ जो पर्यूषण पर्व जो जैनों का है उसमें 9 दिन से ज्यादा जो है स्लॉटर हाउस बंद नहीं रखेंगे, और अमूमन एक साल में 50 दिन बंद रखते हैं। तो बताइए क्या गुजरात सरकार जैनिज्म को रिप्रेजेंट करती है? आप ये कहेंगे? मैं आपको उसके ऑर्डर्स दे सकता हूं, ये वायलेशन है, हलफनामा दिया हुआ है गुजरात सरकार का सुप्रीम कोर्ट में, बावजूद उसके। तो सवाल ये है कि उसको संडे की छुट्टी वेस्टर्न लगती है, उसको एक सेकंड दानिश, देखिए मेरा कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा देखा जाता है, आप इस एक कार्यक्रम में आते हैं और आप 50 कार्यक्रमों में चले जाओ तो बात एक ही है। मेरा निवेदन है, इसलिए इत्मीनान से बात करिए। दानिश भाई, एक मैं बहुत ईमानदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला संडे की छुट्टी तो वेस्टर्न है, आपकी बात को मैंने माना, वेस्टर्न है। शुक्रवार की छुट्टी इंडियन है या इस्लामिक है? सॉरी, शुक्रवार की छुट्टी, जुम्मे की छुट्टी इस्लामिक है या इंडियन है? अरे सुनिए मेरी बात, हम इंडियन हैं,
तो हमारे इंडियन नागरिकों की सहूलत के मुताबिक तो हम रखेंगे। हम ईद के दिन की, कल की छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, बताइए हम दीपावली की भी छुट्टी रखते हैं, तो बताइए आप उसको। तो अब हम आप ये कहेंगे कि वहां न्यू ईयर में क्रिसमस से लेकर के दानिश रुकते आपने बहुत अच्छी बात, आपने बोला ईद की छुट्टी भी होती है, दिवाली की छुट्टी भी होती है, अभी 2-3 छुट्टी आप क्रिसमस की छुट्टी भी होती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि धर्म के हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, जौन सा जिसका एरिया है उसके हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, सहूलत के हिसाब से। मतलब अरे मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे भाई मेरे से गलती हो गई। सहूलियत के हिसाब से, सहूलियत, ओके ओके ओके, ऑडियो डाउन। आपने बोला सहूलियत के हिसाब से होनी चाहिए, तो यानी आपको लगता है शुक्रवार सहूलियत वाली छुट्टी, यही कह रहे हैं ना आप? एक सेकेंड शांत रहिए। देखिए अभी आपने सुना, मैंने कुछ नहीं बोला, सहूलियत के हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए। जो सहूलियत है, शुक्रवार की सहूलियत है जनाब को, तो शुक्रवार की छुट्टी होनी चाहिए, यही कहा ना आपने दानिश कुरैशी? अगर शुक्रवार की सहूलियत है तो जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए, यही कहा आपने? बिल्कुल। हमारे यहाँ दीपावली में 15 दिन की छुट्टी होती है नहीं होती है? बताइए आप। बंगाल में आप चले जाएंगे तो वहां छुट्टियां नहीं होती हैं, नहीं होती है। त्योहारों की छुट्टी की बात है, साप्ताहिक छुट्टी की बात है, साप्ताहिक छुट्टी की बात है, वीकली ऑफ की बात है ना। आप आगे बढ़ रहे हैं, ये साप्ताहिक छुट्टी की बात है, वीकली ऑफ की बात है, ये वीकली ऑफ की बात है, ये दिवाली ईद की छुट्टी नहीं है। वो मुबारक दिन होते हैं, उन मुबारक दिनों में 2 दिन की, 3 दिन की, जितने दिन की छुट्टी होती है वो होती है। होली, दिवाली, ईद की छुट्टी को आप वीकली ऑफ से करते ना। आपने बोला सहूलियत के हिसाब से करार दे देंगे, तो सहूलियत जनाब सुनिए, सुनना पड़ेगा ना। 15 दिन दीपावली की छुट्टियां होती हैं, क्या रमजान की छुट्टियां होती हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में? बताइए, कश्मीर को छोड़ दीजिएगा आप, रमजान की कोई छुट्टियां होती हैं? तो मतलब अब एम ये महीने भर की, तो हम दिवाली पे 15 दिन की छुट्टी नहीं होती, वैसे तो दिवाली पे 15 दिन की छुट्टी नहीं होती। इस बात की है। अजय आलोक, आपका तो अस्पताल है, आप डॉक्टर है, जाने माने आप वक्ता है, दिवाली पे कितने दिन की छुट्टी होती है? फिर मैं आता हूं, और आपकी सहूलियत क्या होती है, कब छुट्टी होनी चाहिए? सबकी सहूलियत पूछ लेते हैं ना, इस देश के अंदर अब सहूलियत पूछ की छुट्टी होगी, फिर बोला जाएगा सहूलियत देखकर जज रखे जाए, फिर होगा सहूलियत देख के डीएम बने, फिर होगा सहूलियत देख के पुलिस वाला बने, फिर होगा सहूलियत देख के नीचे के अफसर भी हो सारे। ये पूरी सहूलियत होनी चाहिए, पूरी सहूलियत हो ना। सहूलियत जुम्मे की छुट्टी की क्यों हो? मैं कहता हूं सहूलियत पूरी होनी चाहिए। ओके। और कौन सी दिवाली पे कौन से 15 दिन की छुट्टी होती है? मैंने तो नहीं देखा दिवाली पे 15 दिन की छुट्टी होते हुए। मैंने तो दिवाली पे 15 दिन की छुट्टी नहीं देखा, लेकिन इस देश में क्रिसमस पे जरूर 1 महीने 20 दिन की छुट्टी होती है, स्कूलों की भी और इसके अलावा कोर्ट्स की भी। दिवाली पे कौन से 15 दिन की छुट्टी होती है, ये मैंने नहीं देखा। जिस छुट्टी को आपने 25 बारी बोला, दिवाली पे 15 दिन की छुट्टी होती है। नो हियर। ओके, डॉक्टर अजय आलोक को सुनना पड़ेगा बॉस, सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा ना। बोलिए अजय आलोक, कब इन आपकी सहूलियत के हिसाब से छुट्टी की बता दीजिए। ये लोग आपके नहीं अमीश, अच्छी बात है कि आपके टेलीविजन चैनल पे आके ये लोग इसी तरह से खुलेआम बोलते रहें और अपने आप को एक्सपोज करते रहे, ताकि देश को पता चले कि इनकी मानसिकता क्या है। संविधान बहुत जोर से बोलते हैं कि संविधान से देश चलेगा, संविधान से सरकार चलेगी। आप क्या चाहते हैं? तो भाई साहब, जितनी छुट्टी होती है साल की जितनी छुट्टी होती है ना, 1 मिनट, सहूलियत के हिसाब से नहीं होती है, सरकार के गजट के हिसाब से होती है। और सरकारी गजट के हिसाब से संडे वीकली ऑफ होता है, सैटरडे संडे सरकारी कार्यालय में काम नहीं होता है। अब एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए, बीच मत बोलिए। सैटरडे संडे गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ होते हैं, और आपके हिसाब से स्कूल की छुट्टियां नहीं बदलेंगी। आप बीच में बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है। आप बीच में बोल रहे हैं, उलूल बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है। सुन लीजिए, सुनिए, आपके हिसाब से स्कूल बंद नहीं होंगे, आपकी जरूरत नहीं जाएगी, आपके आवाम के हिसाब से, नियम के हिसाब से स्कूल चलते हैं। सरकारी स्कूल कोई जनसंख्या के हिसाब से नहीं चलते हैं। आप समझ लीजिए। ये कहिए कि जनसंख्या का दबंगा यही। दानिश डाउन करिए, अजय आलोक का खोलिए, अजय आलोक अपनी बात को रख रहे हैं, दानिश अपनी बात को रखिएगा। दानिश, मैंने बोला आपको पहले, मेरा कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसका मेरे व्यूअर्स के साथ इंसाफ करिए। डॉक्टर अजय आलोक, 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए,
अमिश गढ़वा झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था। ये जो डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं, जहां पे आबादी बढ़ रही है वहां पे ये सब अराजकता, ये सब समस्या हो रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार के सीमावर्ती जिले हों, चाहे झारखंड का हिस्सा हो। ये आबादी की दबंगई का नतीजा है। और आज इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने सच बोला, बिल्कुल, जिसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए, कि जनसंख्या संतुलन बदलेगा, डेमोग्राफी बदलेगी तो अराजकता होगी, और वही हो रही है। नहीं, अजय आलोक, एक तो मैं अजय आलोक, आप सवाल का जवाब नहीं देते। आपकी सहूलियत कब है छुट्टी की? कब होनी चाहिए छुट्टी आपके अनुसार? कब होनी चाहिए? सहूलियत कब है आपकी? जी बताया नहीं आपने। यहाँ सब लोग सहूलियत बता रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो सहूलियत शनिवार और इतवार ही है, और देश भी उसी सहूलियत के साथ चलेगा। ठीक है, कुछ लोग इस सहूलियत को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, जिसको जनसंख्या की दबंगई कहते हैं। ठीक है, दानिश कुरैशी अब आप बोल लीजिएगा। नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, दानिश कुरैशी अब शांत। अमीक जमई भी इंतजार कर रहे हैं, अपनी बात को रखेंगे। अमीक जमई, देन अश्विनी उपाध्याय, एंड मैं बाकी लोगों का, मैं अश्विनी आऊंगा आपके पास। अमीक जमई, क्या आपको लगता है जो योगी आदित्यनाथ ने बात बोली कि जनसंख्या विस्फोट जो है वही सारी समस्याओं की जड़ है, अगर एक तरफ की जनसंख्या बढ़ेगी तो तकलीफें बढ़ जाएंगी? व्हाट यू हैव टू से? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी, आपको अगर लगता है कि किसी विशेष समुदाय की तरफ उनका इशारा था, ऐसा नहीं है। वो उस विशेष समुदाय से बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं। हमारे देश में जनसंख्या से जुड़ी जो सबसे बड़ी समस्या है, अमीश देवगन जी, वो समस्या है कि खुद भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हम इस देश के 80 करोड़ लोगों को सरकारी खाना खिला रहे हैं। मतलब ये है कि 80 करोड़ में मुसलमान तो चलिए 10 करोड़ होंगे, मान लीजिए 70 करोड़ हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी ने उनकी रोजी रोटी तोड़ के भिखारी बनाने का काम कर दिया है। तो ये जो 80 करोड़ लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेबस हैं, जिनके हाथ में काम नहीं है, जब काम नहीं है तो ये बंद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि ये योजना बंद हो जानी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, तो फिर क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि ये जो 80 करोड़ लोगों को आप 2014 से आपको लग रहा है गरीब आदमी की मदद करना उसको भीख देना? आप क्या आप कह रहे हैं गरीब आदमी? देख, आपने कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, आपने बोला गरीब आदमी की मदद करना उसको भीख देना है। इस देश का गरीब आदमी भिखारी है। इस देश का लोअर मिडिल क्लास आदमी भिखारी है। सरकार अगर मदद करती है, सरकार अपना काम करती है, आपका भी शासन रहा, आप राशन कार्ड देते थे, उसमें राशन देते थे तो भीख देते थे। ये आपकी मानसिकता है या आपकी पार्टी की मानसिकता है? जवाब देना पड़ेगा इस पर। 100 में 70 आदमी जब नाशाद है, दिल पर हाथ रख कर कहिए, क्या भारत आजाद है? आजाद है भारत? आप तो ऐसे बात करें कि आपकी सरकार के अंदर 100 में से 70 को नौकरी मिल रही थी। क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेट अमीरों को, इस देश की दौलत को लुटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और इस देश का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की वजह से गरीब हो गया। किसान पूरे देश में। ठीक है, आप जनसंख्या पे कुछ नहीं बोल रहे। आप कह रहे हैं कि ये जो खाना अगर राशन जो सरकार दे रही है वो भी बंद कर दे। आपकी तो लाइन ही अलग है। एक सेकंड। और स्कूल पर आप क्या कहते हैं, छुट्टी भी इसी हिसाब से होनी चाहिए जैसा सहूलियत हो। आप भी इस लाइन के साथ है? आप मुझे बात को रखने देंगे? आप पिछले 2 मिनट से रख रहे हैं बात। आपके सवाल, मैं जानता हूं सवाल कहां से आ रहे हैं। नहीं, मेरे सवाल तो जनता से आ रहे हैं। मेरे सवाल तो जनता से आ रहे हैं, लेकिन आप शायद नहीं जवाब दे पा रहे। एक अकेला प्रवक्ता आधिकारिक बैठा है आपके इस चैनल पे। बेवकूफ समझ रहे हैं आप? मैं हट जाऊं अभी यहाँ से? बात रखने दीजिए पहले पूरी। आप बात रखिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपसे बड़ा सीधा सवाल मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपको लगता है सहूलियत के हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए? अभी आपने एक तो बोला गरीब आदमी का खाना बंद हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ये राय आ गई, आगे बढ़िए। नहीं, समाजवादी पार्टी अभी आपने बोला पकड़ा जाएगा, बोला और संविधान से चलेगा। हाँ, संविधान से ही चल रहा है, लेकिन ये छुट्टी संविधान से नहीं थी। संविधान की दुहाई देने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं आर पार में वापस आ रहा हूं। अब देखते रहिए आर पार।
इसका आंकड़ा ऐसा रहा कि वो चीन के लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभते थे। संवेदनहीनता की हद तो ये है कि उनकी हत्या की खबर पर भी चीन के लोगों ने बेशर्मी की हद पार कर दी। और पता चला कि चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो और वीचैट पर लोगों ने जश्न तक मनाना शुरू कर दिया। शिंजो के हत्यारे को चीन के लोगों ने अपना हीरो तक बताना शुरू कर दिया। इसकी वजह यह है कि शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन के खिलाफ सबसे सख्त रुख अपनाया। पूर्वी एशिया में चीन की दादागिरी का विरोध खुलकर करने वाले पहले बड़े नेता शिंजो आबे ही रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जापान का रक्षा बजट बढ़ाया, कई ऐसे फैसले लिए जिससे चीन को सख्त संदेश गया, साफ संदेश की जापान चीन से जंग के लिए तैयार है। बात यहीं पर नहीं रुकी। शिंजो आबे ने जापान को जंग के लिए तैयार किया और ताइवान के हाथ भी मजबूत किए। ऊपर से क्वाड बनाकर उन्होंने चीन को समुद्र में भी घेरने की ऐसी रणनीति बनाई जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी। यही वजह है कि शिंजो आबे को चीन अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने लगा। लेकिन चीन के लिए शिंजो आबे अगर दुश्मन थे तो भारत के लिए वो हमेशा साथ निभाने वाले दोस्त बनकर रहे। भारत सरकार ने शिंजो आबे के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी। पक्ष हो या विपक्ष, भारत के तमाम नेताओं ने शिंजो आबे के निधन पर दुख जताया। जापान के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत के साथ कई अहम योजनाएं शुरू की। इनमें मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर बुलेट ट्रेन तक का प्रोजेक्ट शामिल है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई शहरों में चल रही विकास की योजनाओं में भी जापान बड़ा सहयोगी है। भारत ने तो शिंजो आबे को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया। 2014 में शिंजो आबे ही गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मेहमान भी बने। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद तो जापान और भारत की दोस्ती अलग ही स्तर पर पहुंच गई। काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जब भारत के दौरे पर शिंजो आबे आए तो प्रधानमंत्री के साथ वो काशी घूमने पहुंचे थे। उस वक्त भी दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री साफ दिखी। 5 बजे के करीब अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। और बादल फटने की वजह से अचानक हुई भारी बारिश का पानी अपने साथ मलबा और चट्टानें लेकर नीचे की तरफ बहने लगा, जिसने अमरनाथ गुफा के पास के इलाके में पहुंचकर तबाही मचा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें बर्बादी के सबूत साफ दिखाई दिए और अचानक आए मलबे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जिस वक्त गुफा के पास तेज बहाव के साथ मलबा पहुंचा, उस वक्त वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। दावा है कि मलबे का बहाव इतना तेज था कि वहां गुफा में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए 3 लंगर और 20 से ज्यादा टेंट भी उसके साथ बह गए। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया और SDRF की मदद के लिए NDRF की 2 टीमों को भी वहाँ भेज दिया गया। कुछ लोगों को नदी से निकाला गया है बहते हुए, डाउनस्ट्रीम में भी चेक कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पहले से मुस्तैद ITBP की 2 टीमें मलबे के साथ बहे लोगों की तलाश में जुट गई। रात के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। कुछ जगहों पर तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सब कुछ बहता नजर आया, जिसकी एक तस्वीर आई गिर से। वहाँ तो मटमैले पानी ने एक पुल को अपनी जद में ले लिया, जिसका बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते पुल पानी में कहीं गुम हो गया। कुछ सेकंड पहले जिस पुल से लोग रास्ता पार कर रहे थे, बाढ़ के पानी ने उसका नामो निशान मिटा दिया। वहीं पोरबंदर के पास मौजूद माधोपुर गांव में तबाही का ऐसा मंजर दिखाई दिया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां तो पूरा का पूरा गांव कमर तक पानी में समा गया। माधोपुर गांव की ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से नेटवर्क 18 पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है वो पैदा हो गई है। पानी घुटनों से आगे बढ़ चुका है। बताया गया कि पोरबंदर इलाके में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश जारी थी, जिसका असर ये हुआ कि वहां कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। दूसरी तरफ अरब सागर की लहरों में आए उफान ने लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दिया। आशंका जताई गई कि अगर इसी तरह वहां बारिश जारी रही तो लोगों के घर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। वहां से आई तस्वीरों में जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी दिखाई दिया। और गुजरात में आसमान से आई आफत सिर्फ पोरबंदर ही नहीं बल्कि कच्छ जिले में भी तबाही का मंजर लेकर आई। वहां तो नदियों में आया उफान सब कुछ लील जाने पर आमादा दिखा, जिसकी चपेट में एक ट्रक आ गया। बताया गया कि नदी में तेज बहाव की चेतावनी के बावजूद ट्रक ड्राइवर पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन उसे ये काफी महंगा पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया वो पानी के तेज बहाव के आगे सेकंड भर भी नहीं टिक पाया और ट्रक के फंसते ही ड्राइवर की जान पर बनाई। हालांकि गनीमत रही कि लोगों ने उसे वक्त रहते बचा लिया। रेस्क्यू की एक और तस्वीर आई कच्छ के ही नरत्राणा से। वहां तो जैसे एक आदमी ने स्कूटर से बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की, उसकी जान पर बनाई। हालांकि नाले के बहाव को देखते हुए वहां पहले ही रस्सी बांध दी गई थी, जिसकी मदद से पुलिस के कुछ जवान फौरन पानी में उतरे और उस आदमी को सहारा दिया।
उसे देखकर एक पल को लगा मानो पानी उसे स्कूटर समेत बहा ले जाएगा, लेकिन पुलिस वाले ने पूरी ताकत से उसके स्कूटर को बाहर की तरफ खींचा और बाकी लोगों ने उसकी मदद की, तब जाकर उसकी जान में जान आई। और मौसम की मार सिर्फ चंद जिलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इससे गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां भी आसमान से बरसी आफत ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया, जिसकी गवाही दी बापूनगर इलाके से आई तस्वीरों ने। वहां तेज बारिश की वजह से सड़कें जाम हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि कई ऑटो और मोटरसाइकिलों को तो धकेल कर पानी से निकालना पड़ा। वहां कुछ बाजारों में भरा पानी लोगों की दुकानों तक जा पहुंचा, जिसे निकालने के लिए दुकानदार मशक्कत करते नजर आए। तो वहीं शहर के निचले इलाकों की हालत तो और भी ज्यादा खराब दिखी। वहां पानी के रेले के आगे घर हो या दुकान, सब कुछ तिनके की तरह नजर आए। सड़कों को देखकर ऐसा लगा मानो वो दरिया में तब्दील हो गई हो। वहीं एक जगह पर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलें पूरी तरह डूबी नजर आईं। पानी वहां लोगों की कमर तक आ गया, जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों के सिर्फ हैंडल ही दिखाई दिए। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे साथ इस चर्चा में दानिश कुरैशी, महरूद्दीन रंगरेज, अमीक जमाई, अश्विनी उपाध्याय, डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर रिजवान अहमद हैं। आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मैं इस चर्चा में अश्विनी उपाध्याय आपको लेकर आता हूं। अश्विनी उपाध्याय, आपकी सहूलियत किस हिसाब से है भाई, और इस देश में दिवाली पे 15 दिन की छुट्टी कब हुई है, ये भी जानकारी दीजिए। आज एक नया शब्द आपके शो में निकल के आया, सहूलियत। अभी तक हम लोग कश्मीरियत सुनते थे, जमहूरियत सुनते थे, तीसरा शब्द आ गया सहूलियत। और ये सहूलियत का शब्द वैसे ही है बाकी देश के लिए जैसे कि पीडीपी के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कश्मीरियत और जमहूरियत होता था। लगभग वही शब्द ये बाहर यूज किया जा रहा है झारखंड के लिए सहूलियत। देखिए 75 साल पहले ये कहा गया कि भाई हम तो पाक हैं, हम पाक लोग हैं, हमें पाक जमीन चाहिए। हिंदू नापाक होते हैं इसलिए हम नापाक लोगों के साथ रह नहीं सकते, हमको अलग देश चाहिए। उस समय जनसंख्या टोटल 10 करोड़ भी नहीं थी जब कहा गया कि हम तो नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमें पाक जमीन चाहिए। और आज 75 साल अभी बीता है, अभी 75 साल हुआ है डिवीजन के, फिर से लगभग वही सिचुएशन हो रही है। 200 जिलों में पलायन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि केवल ये यहाँ की घटना, अरे कहाँ नहीं होता फ्राइडे को आप भैया, कश्मीर में होता है, लक्षद्वीप में होता है, आपका झारखंड के कई जिलों में होता है, बिहार के 1-2 जिले में होता है। और अभी 5-6 साल पहले तक तो पूरे वेस्ट यूपी में फ्राइडे को ऑफ करवा रहे थे लोग जबरदस्ती, और ऑफ नहीं भी करवाते थे तो कोई आता नहीं था, टीचर बैठे रहते थे, कोई आता नहीं था। आपको क्या लगता है आपकी सहूलियत किसमें पड़ती थी? ये फैक्ट है। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि मैं आपको कुछ फैक्चुअल बताता हूं, बड़ी सीधी सी बात है। लक्षद्वीप में महात्मा गांधी की मूर्ति लगने नहीं दिया। क्यों? बोले अगर महात्मा गांधी की मूर्ति लग जाएगी तो हमें माला फूल चढ़ाना पड़ेगा और हाथ जोड़ना पड़ेगा। चूंकि माला फूल चढ़ाना और हाथ जोड़ना हमारे लिए नापाक है, इसलिए महात्मा गांधी की मूर्ति मत लगाओ। ऐसी पड़ी हुई थी, ढक के ऐसी पड़ी हुई थी, नहीं हो पाई। दूसरा, सोच आप देखिए, गांधी जी ने केवल भारत को थोड़ी अलग कराया था, गांधी जी ने तो पाकिस्तान को भी आजाद कराया था। क्या कारण है कि पाकिस्तान में गांधी जी का कोई नाम लेवा नहीं है? भगत सिंह ने, सुखदेव, राजगुरु ने पाकिस्तान को भी आजाद कराया था। भगत सिंह तो रहने वाले वही आज के विषय पे रखिए ना बात। है कि आज की डेट में नहीं, मैं अरे कुछ बैकग्राउंड तो बना दूं, पहले फाउंडेशन बनाऊं तब तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाऊं अमित जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, उनकी पूजा, उनका मान सम्मान भारत में क्यों होता है, और पाकिस्तान में केवल जिन्ना का ही मान सम्मान क्यों होता है? जिन्ना की कोई बहुत बड़ी भूमिका तो नहीं थी आजादी में, लेकिन फिर भी वहां मान सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कौम का है। गांधी जी कौम के नहीं है, भगत सिंह कौम के नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान में भगत सिंह कोई कोई पूछता है, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोई पूछता है, न गांधी जी को पूछता है, न नेहरू जी को कोई पूछता है। बाकी छोड़ दीजिए, ये गांधीवादी नेहरूवादी जो कहते हैं कि, लेकिन उनको भी पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं है। विषय पे आता हूं, ये बहुत सीधी सी बात है जो योगी जी ने कहा है। ये जो जनसंख्या का संतुलन है वो समस्या खड़ा कर रहा है। बंगाल के 14 जिले में आप जाकर देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। असम के 9 जिले में हिंदू लगभग 50% से कम हो चुके हैं। आप झारखंड के 4 जिले, तो पूरे भारत के 200 जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। 200 जिले ऐसे हैं जहां पे जब चुनाव होता है तो बहुत संवेदनशील हो जाता है। छुट्टी शुक्रवार की बढ़िया है या आपको लगता है संडे की होनी चाहिए छुट्टी? और जो सर्वर सृष्टि कह रहे हैं कि हमारे में वो अरमान मत पैदा करो कि हमें फिर हुकूमत करने का मन करे, गलत बयान दिया।
देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रहा था और मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अमित जी मैं कह रहा है ये जो तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है, मुसलमानों के जो दिखाना चाह रहे हैं कि तुष्टीकरण करके कि हम तुम्हें जुम्मे की छुट्टी दे देंगे। अरे हमें जुम्मे की छुट्टी नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे काम हो, हमें सरकारी नौकरियां मिलें और सरकार में भी हमारी जो है उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। उनमें तो ये हमारी वोट लेने के टाइम पर ये हमें अच्छे अच्छे वादे करके वोट ले लेते हैं, मगर फिर हमें देते क्या है? जुम्मे की छुट्टी। ये नहीं चाहिए हमें ये नहीं चाहिए। सच्चर कमेटी रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आए हुए 20 साल हो गए देश में, उस पर काम करिए। जो आज मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से बदतर है, उस पर काम करने की जरूरत है, हमें छुट्टी की जरूरत नहीं है। अब मैं दूसरा सवाल का जवाब देता हूं। आपने जो सरवर चिश्ती के बारे में कहा, सरवर चिश्ती के बयान से कोई भी मुसलमान उसके बयान से कोई सहमत नहीं है, सब उसकी मजम्मत और कंडेम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई शख्स ऐसी जगह से अगर ऐसी बात करता है तो ये बिल्कुल ही देश के लिए और हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे आदमी की जगह जो है वो जेल में है, ऐसे आदमी को पकड़ा जाए और उसे जेल में डाला जाए जो नफरत का बीज बोना चाहता है हिंदू मुसलमान भाई के बीच में। और दूसरा मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि क्या नाम ले, आप देखिए यूपी में देखिए और मध्य प्रदेश में, दोनों जगह भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पे ही टारगेट करके मुसलमानों को फंसाया जा रहा, उन्हीं के मकान तोड़े जा रहे, ये कैसे मामला सामने आ गया मकान तोड़ने का? पत्थर चलाने पर उन पे एनएसए की कार्रवाई की जा रही है, मगर नपुर शर्मा पे गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही? ठीक है। अरे मुसलमान आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, पत्थर चलाने पे कार्रवाई कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं थोड़ी दिए जाएंगे। ओके रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? रिजवान अहमद 40 सेकंड। रिजवान अहमद नहीं, मैं अमित जी एक बात अपनी पूरी कर लूं। आप ये बताइए पर, और जिसके हाथ में कुछ भी, इसी झारखंड की वारदात है, दंगे के दौरान वो निहत्थे खड़े थे, 2 बच्चे जिनके गोली मार कर हत्या की गई प्रदर्शन के नाम पर। क्या उसे जितने जो आज हमारे सेकुलर ग्रुप के लोग बैठे हैं, जो हिंदू मुसलमान सब एक है, उस पर किसी ने क्या कहा? ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आवाज डाउन करिए। अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, प्लीज। नहीं बनना चाहिए। जी अमीश भाई शुक्रिया। अब देखिए, जब तक आप नाम नहीं लेते मैं बोलता नहीं हूं, कोई बीच में ना बोला करे मेरे। ठीक, देखिए एक भाई ने तो साफ कह दिया कि भैया सहूलियत से होनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूं जून जुलाई गर्मी पड़ती है, अगर रमजान इस 1 महीने में पड़े तो भैया बच्चों की स्कूल की छुट्टी इसी 1 महीने में होनी चाहिए, एग्जाम आगे पीछे कर लिया करो। यह तो बात हो गई सहूलियत की। दूसरी बात, आपको ताज्जुब होगा, आप अगर गूगल करें आपकी टीम उसको फ्लैश करेगी, यूएई ने 1 साल पहले डिक्लेयर किया है कि हम वीकेंड अपना फ्राइडे सैटरडे नहीं किया करेंगे। यूएई ने, आप टीम को बोलिए गूगल करके स्क्रॉल करके दिखाएगी। और अब हम वीकेंड सैटरडे संडे बनाया करेंगे, फ्राइडे को हाफ डे रखा करेंगे। और यह भी उन्होंने कहा है कि ग्रेजुअली हम फ्राइडे की छुट्टी बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जब मैंने शुरू में बोलना शुरू किया, आपने मेरी बात काट दी। आप प्यार में काट देते हैं मेरी बात कि नहीं साहब, हर मुसलमान ऐसा नहीं सोचता। अरे आप मुसलमान को अपने शो से ही आंकेंगे ना, या आर पार जाके पूरे हर मुसलमान का सर्वे करेगा? आप इस मुद्दे पर डिबेट करना शुरू कर दीजिए, 15 अलग अलग मुसलमान बुला लीजिए। रिजवान साहब, आपका कहना यह है कि जो सरवर चिश्ती ने कहा यह सारे मुसलमानों की बात है? बताइए आप। और आप भी एक मुसलमान हैं, रंगरेज तुम हर जगह बीच में क्यों बोलने लगते हो यार? उनकी बात के साथ तुम हर जगह बीच में क्यों बोलने लगते हो? प्रॉब्लम क्या है यार? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुम बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? तुम हर जगह आके गंदगी मचाते हो यार। गलत बोलोगे तो मेरे को हर जगह गंदगी ना मचाया करो। अरे अबे तो अपना नोट करके बैठना, बाद में बोल दे तेरा नंबर आएगा तब। करते हैं, कॉमेडी करने आते हैं, बकवास करने लगता है जाहिल आदमी तो थोड़ी का। चुप रहे। अरे जाहिल तो तुमसे बड़ा जाहिल चुप रहे यार। अरे पहले मेरी बात खत्म होने दे जाहिल आदमी। ठीक,
आप सुनिए अमीश भाई, अमीश भाई से बड़ा जाहिल अभी हमारे अच्छा ठीक है ना, आप जाहिल बोले ना, आप जाहिल बोले, कोई जाहिल नहीं है। इसको चुप कराओ। ओके रिजवान, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन अमीक जमा। अरे तो इसको चुप कराओ ना, अगर जाहिल नहीं है बीच में क्यों बोल रहा है? तो इसे कहिए। अरे तो बीच में क्यों बोल रहा है भाई? हिंदू धर्म अपना ले, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। यार वो क्यों हिंदू हो जाए? वो जो धर्म का है वो हो जाए, वो है, वो हिंदू क्यों बन जाएंगे? इन्हें ऐतराज है, देखो औकात पर आ गया, हिंदू हो जाए। देखो आ गया औकात पर, इसने अपनी औकात दिखा दी। ये क्यों हिंदू हो जाए? औकात तो तुम्हारी पता है, तुम आज ये बता दो तुम्हारे आका कौन है। अरे यार इसको चुप कराओगे, मैं बोलूं ना, चैनल पर बता दो आपके आका कौन है। अरे इसको चुप कराओगे अमीश? बता रहे हैं अभी, आका बता रहे हैं, आका बता रहे हैं अभी, आका बता। एक सेकंड, आपने सवाल पूछा ना, आपके आका कौन है? का नाम बता दो। एक सेकंड, अरे चुप कर यार, एक सेकंड रिजवान। यार क्या होता है अमीश भाई? ठीक है, भाषा की मर्यादा रखी जाए। अभी समाजवादी पार्टी के, अरे यार तू शक्ल से अनपढ़ लगता है, जाहिल लगता है, चुप हो जाए यार। अरे मेरा निवेदन है कि ऐसे कठोर शब्द ना बोले किसी पैनलिस्ट के लिए। ओके, आप अपनी बात। हाँ अमीश भाई सुनिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि भाई क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है ये सब हो रहा है, ये बोला हमारे भाई ने। ये बताओ अमीश भाई, 1985 में जब शाहबानों के लिए मुसलमान लड़ रहा था, शाहबानों के खिलाफ लड़ रहा था, तब क्या पूरे देश में सबके पास रोजगार था? जब 2012 में रोहिंग्याओं के लिए मुसलमान लड़ रहा था और आजाद मैदान पर 2 लोग मार दिए थे, तो क्या सबके पास रोजगार था? जब शाहीन बाग पर 5 महीने के लिए मुसलमान बैठा था उस कानून के लिए जो अभी तक नहीं आया, तो क्या शाहीन बाग पर रोजगार बट रहा था क्या? तो ये ऐसी पढ़े लिखे हमारे साथी रंगरेज करें तो समझ में आता है, मैं उनको जाहिल मानता हूं, लेकिन सपा के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं ये तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा है भाई, इन लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने पहले बोली थी, जहां जहां हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी वहां छुट्टी जुमे के दिन ही होगी, चाहे वो बंबई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे शिकागो हो, चाहे सिडनी और ब्रिस्बेन हो। जहां जहां हमारी आबादी बढ़ेगी हम छुट्टी जुमे को लेके रहेंगे। हमारी ये दादागिरी है, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। ओके अमीक जवाई, देन डॉक्टर अजय आलोक। देखिए मैं आपकी तीनों बातों का अमीश देवगन जी जवाब देना चाहता हूं। नंबर 1, ये जो छुट्टी उट्टी का सवाल है, स्कूल में कॉलेजेस में इस देश में संविधान से ही स्कूल चलेगा और संविधान से ही संस्थाएं चलेंगी, संविधान से ही सारी पार्टी के लोग भी चलेंगे। ये जो भी है ये बिल्कुल असंवैधानिक काम हुआ है, जुमे का हो या किसी भी दिन का हो। समाजवादी पार्टी इसका घोर निंदा करते हुए एक बड़ा सवाल आपके साथ थ्रो करना चाहती है। आज हमारे देश के मुखिया ने, देश के प्रधान सेवक जी ने अशोक स्तंभ को की जो स्थापना हुई है संसद के पास, वहां पे पूजा पाठ पाखंड हुआ है। क्या भारत के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने संविधान की कसम पाखंड हुआ है? संविधान में सभी धर्म उसके लिए बराबर हैं और यह कहा गया है कि कोई भी धर्म संविधान के अंदर, राजनीति के अंदर उसका मेल मिलाप नहीं होगा, मतलब स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। तो सवाल यह है कि ये जो पूरी पूजा पाठ की पद्धति देश के प्रधानमंत्री ने की है, जिनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसी नजीर कायम करेंगे कि देश का हर आदमी इसका पालन करे, लेकिन ये घोर निंदनीय है। ठीक है, एक सेकंड, जी अजय आलोक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, एक सेकंड, आपने पूजा पाठ को पाखंड बोला है। एक सेकंड, पूजा पाठ पाखंड का जो काम हुआ है, ठीक है, पूजा पाठ पाखंड कैसे? ओके, प्रधानमंत्री ने जो किया, ठीक है, ओके, अश्विनी उपाध्याय, रिस्पॉन्ड, क्विक रिबटल। जनसंख्या पे ये पाखंड, ये संविधान के नाम पे संविधान खत्म करने के साजिश करने वाले बार बार संविधान की बात करते हैं। अरे हर देश का संविधान वहां के लिए बना होता है। भारत का संविधान भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, आप भारतीय करते हो नहीं करते हो हमें नहीं पता। ये विदेशी मजहब के लिए नहीं है। की वकालत करते हो हमें पता है। शांत रहिए,
शांत रहिए, सुनिए पहले पूरी बात। संविधान का सुनिए बेसिक पहले पूरी प्रीएम्बल बात। पढ़ो। पढ़ो। अरे सुनो भाई, एक आपने सवाल कर लिया, सुनो ना, सुनो पहले, आप बात सुनो। अधिवक्ता लगातार बनते हो, नहीं, आप जाहिलपना मत करिए। क्या लगाते हो? जाहिलपना मत करिए, सुनिए। जाहिलपना मत करिए, सुनिए पूरी बात। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। पढ़ो पहले। जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। पढ़ो बेसिक जवाब दे रहा हूँ, सुनिए पहले, लगातार बोलिए मत। अभी मैं प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी अरे भैया लगातार आप भोंपू बजाते रहोगे क्या? देश के मैं सुन रहा हूँ ना, सुनो मैं बता रहा हूँ। क्या अच्छा बता, पूजा करना देश के खिलाफ काम है? पूजा करना, अर्चना करना पाखंड और देश के खिलाफ काम है। ओके, विदेशी धर्म को नहीं। एक सेकंड देखिए, इस पे अजय लोग भी कहना चाहते हैं, दिस हैज ट्रिगर्ड अनदर डिबेट। ओके डॉक्टर अजय लोग, रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं। अश्विनी बादल होल्ड ऑन, अश्विनी बादल होल्ड ऑन, अश्विनी बादल होल्ड ऑन। ओके अजय लोग, पाखंड है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार गलत कर रही है। देखिए, ये ठीक वैसी बात हो गई। आपको याद होगा कि जब राफेल की डिलीवरी लेने राजनाथ सिंह जी गए थे पेरिस में, तो उन्होंने नारियल फोड़ा था और बाकायदा टीका लगाया था राफेल को। उस वक्त भी इस तरह से आवाजें उठी थी। ये किसी भी चीज को धार्मिक चश्मे से, अमित जी तो लगातार ये समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र लगातार डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। आप सवाल इनसे कुछ पूछ रहे हैं, आप सवाल कुछ पूछ रहे हैं, ये जवाब कुछ और ले जा रहे हैं। एक मिनट, नीतीश जी की पार्टी में रहे हो, एक मिनट, थोड़ा तो सिखाया होगा। अरे नीतीश जी की पार्टी में राम नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। राज्य क्या आप भारत का संविधान ये नहीं कहता है कि पूजा करने पे मनाही है। राज्य का आप पाखंड कह रहे हो, पूजा को कहता है पूजा करने पे मनाही है। क्या मतलब है? गांधी जी के समाधि के नीचे क्या लिखा हुआ है? नहीं, अशोक गांधी जी के समाधि के नीचे भी हम राम को याद करते हैं। में पूजा पाठ, गांधी जी के समाधि के नीचे भी राम को याद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर संविधान का पहला लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर संविधान का पहला लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, उसमें भी धर्म की चर्चा है। कहाँ बात इंटरेस्टिंग, नाउ दिस इज वेरी, क्यों यहाँ बात हो रही है? अरे संविधान में तो प्रभु राम की फोटो है, संविधान में तो प्रभु राम की फोटो है। एक सेकंड, भारतीय संस्कृति है। एक सेकंड, अजय लोग को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अजय लोग, यू मेक योर पॉइंट। अजय लोग मेक योर पीसीआर, जिसको ऑडियो में बोल रहा हूँ उसी को ओपन करिए। अजय लोग बोलिए आप। देखिए, ये लोग फालतू का व्यर्थ का चिल्ला रहे हैं, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। ये मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जान रहे हैं। लेकिन आप देखिए अजय लोग, जामताड़ा में जो हुआ, एक पैनलिस्ट कहते हैं कि सहूलियत के हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, दूसरा पैनलिस्ट कहते हैं कि देखिए गलत हुआ, लेकिन ये पूजा पाठ पखंड है। क्या पूजा पाठ पखंड होता है? क्या देश का प्रधानमंत्री पाखंड कर रहा है वहां पे जाकर? हमेशा से पाखंड था, क्योंकि ये अपनी, इनके लिए हमेशा से पूजा पाठ पाखंड था, क्योंकि ये अपनी इबादत को छोड़ के दूसरी किसी इबादत की इज्जत भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये धार्मिक कट्टरता है जो झारखंड में प्रधानमंत्री पूजा कर रहा है वहां पर, और ये कट्टरवाद का दंश पूरा देश झेलेगा अगर देश नहीं जागेगा तो। ओके, रिजवान अहमद, आबादी बढ़ेगी वहां से हिंदू। रिजवान अहमद, एक सेकंड, शांत, रिजवान अहमद, फिर अमीश भाई आप शांत बैठिए, मैं आपको ऑडियो खोलूंगा अपने आप। रिजवान अहमद। अमीश भाई जी, ये हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है कि एक पार्टी जिसका मुखिया अखिलेश यादव है, उसका प्रवक्ता मुसलमान होते हुए पूजा पाठ को पाखंड बोल रहा है। ना ये पार्टी से सस्पेंड किया जाएगा, ना इसके खिलाफ कोई मुकदमा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत का सेकुलरिज्म है और ये सेकुलरिज्म पूरे दुनिया में नहीं मिल सकता। पहली चीज, जितना भी देश का इस्लामाइजेशन करना है, और सुनो अमित भाई, जो अभी मोदी जी ने पूजा पाठ किया है ना, पूजा पद्धति, ये वही संस्कृति है और पूजा पद्धति है जो इस देश को सेकुलर रखे हुए है। इस पूजा पद्धति को और इस संस्कृति को चैलेंज मत करो। अगर चैलेंज करोगे तो तुम भी एक दिन पाकिस्तान जैसे और अफगानिस्तान जैसे हो जाओगे। तो इस संस्कृति को सलाम करो, पूजा पद्धति को सलाम करो, उसे पाखंड ना बोलो। अगर अखिलेश यादव में औकात है तो तुमको पूजा पद्धति को पाखंड बोलने के लिए उस अखिलेश यादव को सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड। लेकिन उसमें सेकुलरिज्म के नाम पर और अपीजमेंट के नाम पर इतनी औकात नहीं होगी कि वो तुमको सस्पेंड कर दे। अरे यार, कोई ना कोई किसी का आदमी है। तुम अखिलेश यादव के तलवे चाटो
तो तुम किसी के आदमी नहीं हो। राज्य का क्या धर्म है? अगर पूजा होगी तो सिख सुनो समाज भी सुनो, संविधान के हर चैप्टर में संविधान के हर चैप्टर में प्रभु राम और प्रभु कृष्ण दिखाए गए हैं, समझे तुम? प्रभु राम और प्रभु कृष्ण जो ओरिजिनल कॉपी है संविधान की, उसमें सबसे पहले वो दिखाए गए हैं। इस संस्कृति को सलाम करो, सलाम। इस्लामिक संस्कृति अगर बन गई तो इस देश का हाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, सूडान जैसा होगा। आई बात समझ में? हिंदुओं के साथ रहो और हिंदुओं की संस्कृति को सलाम करो। एक करके बोलो ना। आने वाली नस्लों की भलाई है, समझे? अरे आप चुप कराइए इनको, चुप कराइए इनको पहले। नहीं, आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूजा पाठ पाखंड है। नहीं, देश का प्रधानमंत्री पूजा कर रहा है, वो पाखंड है? आपको लगता है पूजा करना पाखंड है? और वहां पर जो छुट्टी मिल रही है वो पाखंड नहीं है? से निकालो ना इसको। अमीश क्या करते हो तुम? डिबेट से निकालो इसको बाहर। दिखाओ कि तुम अमीश देवगन हो। किससे कहो माफी मांगे या निकालो इसे बाहर। नहीं, आपको वापस लेने चाहिए। माफी मांगे या निकालो बाहर इसको ना अमीश। भारत के गड़बड़ी करते हो यार, निकालो इसको बाहर, निकालो इसको मंदिर में बाहर। पूजा पाठ पाखंड कैसे? आपको कसम है, निकालो। आपको ऑब्जेक्शन है पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, साहब बोलिए। आप पूरी मान मर्यादा के साथ देश का प्रधानमंत्री, देश में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का वाइस चेयरमैन पूजा कर रहा है, वहां पर अपनी पूजा पद्धति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो पाखंड है, वो आडंबर है? आपने सेंटिमेंट को हर्ट किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। जस्ट गिव मी नहीं, आपने सेंटिमेंट को हर्ट किया। टेक योर वर्ड्स बैक, निकालो यार, टेक योर वर्ड्स बैक। देखिए, निकालो इसको। एक रिजवान, 30 सेकंड। रिजवान एक सेकंड। 30 सेकंड। आई एम गिविंग यू 20 सेकंड। यू टेक योर वर्ड्स बैक कि आपकी ये मंशा नहीं थी कि आप किसी को हर्ट करें। आपने हर्ट करा है। आप किसी की पूजा पद्धति को पाखंड कैसे कह सकते हैं? गलत है ये कहना। प्रधानमंत्री को निकालो उसको बाहर। देश के प्रधानमंत्री पूजा पद्धति को पाखंड बोल रहा है, एक बार नहीं 2 बार बोल रहा है। नहीं करना निकालो चाहिए। राज्य में आप ये बात को आपको रखना है तो रखिए। आपने पूजा पद्धति को पाखंड कैसे बोला? वो गलत था। मैंने कहा, आपने बोला निकालो उसको बाहर। चल रहा था वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जो पाखंड क्यों बोला आपने? अगर नहीं भी करना चाहिए तो पाखंड क्यों बोला आपने? क्यों नहीं करना चाहिए? रिजवान अहमद को एक मिनट दिखाइए। अश्विनी उपाध्याय और अजय आलोक भी कुछ कहना चाह रहे हैं लगातार। ओके रिजवान अहमद, ओके अश्विनी उपाध्याय फर्स्ट यू। लेट अश्विनी उपाध्याय का भाई। रिजवान एक सेकंड। देखिए, इस व्यक्ति ने केवल प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया है। प्रधानमंत्री के अपमान के साथ साथ हिंदुओं का अपमान किया है, सनातन संस्कृति का अपमान किया है और इस संविधान का अपमान किया। यह संविधान विदेशी मजहब के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। यह संविधान भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज को प्रोटेक्ट करता है। का राज्य का क्या धर्म है? पूजा पाठ करना तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। बात बता नहीं पा रहे हो, धर्म समझा रहे हो सबको, मजहब धर्म समझा रहे हो, वकालत समझा नहीं पा रहे हो। भारत के संविधान का क्या धर्म है? बताओ क्या धर्म है? भारत के राज्य का क्या धर्म है? भारत का संविधान का भारतीय धर्म है। फर्जी भारत का संविधान इस्लाम को नहीं। देखिए नहीं, मैं वापस आता हूं उस विषय के ऊपर। एक सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक, कोई किसी की पूजा पद्धति को कोई किसी की पूजा पद्धति को पाखंड कह सकता है क्या? नहीं, आज तो एकदम बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्त ने। अखिलेश यादव जी को अमीश जी से जरा पूछना चाहिए कि सैफई में कृष्ण मंदिर बनवा रहे थे ना अखिलेश यादव, ढोंग खोल दी, उनकी पोल खोल दिया आज अपने देश के सामने। बहुत अच्छा किया। और ये इसी देश में संभव है कि हमारे पूजा पंक्ति को पाखंड का नाम दिया जाता है और हम सुनते हैं और फिर हमें कहा जाता है कि हिंदू बहुत सहिष्णुता है। मैं आज बता रहा हूं अमीश जी, ये कट्टरता का दंश पूरा देश झेलेगा अगर हम आज नहीं जागे, देश नहीं जागा तो। और ये समय दूर नहीं है कि या तो इस्लाम अपनाइए या इनका धर्म अपना लीजिए अगर ये बहुसंख्यक हो गए, नहीं तो भाग जाइए, जो कश्मीर में हुआ था। दानिश कुरैशी बहुत जरूरी है। दानिश कुरैशी, आपने जो लाइन खींची उस लाइन को और आगे बढ़ा दिया, कह दिया कि पूजा पद्धति तो एक पाखंड है।
आपने तो कहा कि सहूलियत के हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, तो सहूलियत तो आपकी ये होगी कि डीएम भी आपके हिसाब का होना चाहिए, कमिश्नर भी आपके हिसाब का होना चाहिए, जज भी आपके हिसाब का होना चाहिए। सहूलियत की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। कोई लोकतंत्र की दुहाई देते हो, संविधान को मानते नहीं हो। समझाता हूं, सुनिए मेरी बात। हाँ समझाओ जरा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि लोकतंत्र की व्याख्या का मतलब यह है, लोकतंत्र का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है या सरकार का मतलब मोदी जी नहीं है। सरकार का मतलब 125 करोड़ इस देश की आवाम है। और लोकतंत्र, जब मॉडर्न स्टेट की संकल्पना हमारे देश ने की थी, उस वक्त यह प्रायोरिटी रखी गई थी कि सरकार आवाम के पास जाकर उनकी दिक्कतें, नहीं तो ये सहूलियत छुट्टी पे कैसे हो जाती है? किन चीजों सहूलियत छुट्टी पे हो जाती है, अमित जी इंटरप्ट मत करिए मेहरबानी करके। तो सरकार का काम यह था कि आवाम के बीच में जाके उनकी तकलीफें, उनकी जरूरतें समझे, उसमें प्रायोरिटी तय करे और फिर उसको लागू करे। तो आप ये बताइए, ये आवाम की सहूलत नहीं है, जनता ही ये आवाम की सहूलत नहीं है। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ सहूलियत समझने, रुकिए, मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ सहूलियत समझने दीजिए। एक देखिए, कश्मीरियत हमने समझा, अश्विनी उपाध्याय ने राइटली बोला, कश्मीरियत हमने समझा, जमहूरियत हमने समझा, अब कॉन्सेप्ट ऑफ सहूलियत हम समझ रहे हैं। तो मॉडर्न स्टेट की और परिकल्पना क्या थी जिसमें शुक्रवार की छुट्टी होनी चाहिए? उसके आगे पूजा पद्धति को पाखंड कहना भी मॉडर्न स्टेट की कल्पना ही होगी। ये सब मॉडर्न स्टेट की कल्पनाएं हैं। मॉडर्न स्टेट की कल्पना बताइए। शुक्रवार की छुट्टी मॉडर्न स्टेट की कल्पना है, शुक्रवार की जुम्मे की छुट्टी मॉडर्न स्टेट की कल्पना है। बताइए, जवाब दीजिए इसका दानिश भाई। भारत का संविधान किस मजहब को रिप्रेजेंट करता है बताइए आप, और कौन से अनुच्छेद में लिखा है? नहीं, मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करती है शुक्रवार की छुट्टी। स्टेट हैज नो रिलीजन। शुक्रवार की छुट्टी के मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। जवाब दीजिए दानिश। मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करती है शुक्रवार की छुट्टी। करिए, आवाज क्रैक हो रही है आपकी। मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करती है शुक्रवार की कहा कि आवाम की, देखिए, अगर दीपावली की 15 दिन की छुट्टी होती है, अगर दीपावली को 15 दिन की छुट्टी बंद रखवाते हैं, तो आप बताइए कि सहूलत नहीं है ये। ओके, लेट मी गेट रिजवान छुट्टी रखेंगे बताइए। ओके रिजवान, लेट मी गेट रिजवान नाउ। अमीश भाई जी, अमीश भाई 20 सेकंड जी। अगर हमारा संविधान मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो 1985 अरे अगर मगर की बात ही नहीं है रिजवान साहब, हमारा स्टेट मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन करता ही है। और उस खर्चों पर, सरकारी खर्चों पर रोजा इफ्तार क्यों करवाते थे तुम्हारे मुख्यमंत्री? सरकारी खर्चों पर जो रोजा इफ्तार होता था उसमें बिरयानी मना करते थे, संविधान का काम है कि मुख्यमंत्री रोजा इफ्तार सरकारी खर्चे पे नहीं करा सकता। तब बोलते ये, तब क्यों नहीं बोला तुमने? तब बोलना चाहिए था तुमको। हम तो नहीं गए, हम तो किसी सरकारी इफ्तारी में नहीं जाते। आपको जाना है तो जाइए। हमने तो बात सहूलत की है कि दीपावली पे सहूलत के साथ तो नहीं होता ये काम। जो तेलंगाना में होती है और तुम्हारा ओएसी जाकर बिरयानी खाता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री किया, जाके उसको मना करो ना। एक सेकंड, मेरे को लेना पड़ेगा अमीक जमाई को। ऑल ऑडियोज ऑन। अमीक जमाई, आपने बोला कि ये जो पूजा पद्धति है ये नहीं करनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी को। एक बात बताइए, जो सरकारी, जो बात रिजवान अहमद ने बोली, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इफ्तारी करते थे वो भी नहीं होनी चाहिए थी? वो तो रोजा भी नहीं रखते थे। हाँ, मैं पूरी बात, वो तो रोजा भी नहीं रखते थे। बिना रोजे की इफ्तारी कैसी? इफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए थी वो। मुझे तो आपको आपने आज सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। आई वांट टू से दिस। 20 सेकंड आपने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है इस देश के बड़े वर्ग। आमिश 20 सेकंड जी, आमिश 20 सेकंड दीजिए मुझे, 20 सेकंड जी। मेरा ये कहना है कि भारत के संविधान का, भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी धर्मों के पूजा पद्धति की इजाजत देता है, लेकिन भारत के पार्लियामेंट में नहीं, भारत की सरकारी संस्थाओं में नहीं, किसी भी धर्म का पूजा पाठ, ना वहां इफ्तारी होगी, ना वहां पे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब भी इफ्तारी करवाई है, या मुख्यमंत्री हमारे जो बिहार के नीतीश जी हैं जो इफ्तारी करवाते हैं, वो उनकी पार्टी के पैसे से होता है। शहनवाज हुसैन जी टोपी लगा लगा के पूरे रमजान में इफ्तारी पे गए, क्या आप उनका विरोध करेंगे? नहीं, इफ्तारी पे जाइए, मुख्यमंत्री आवास में इफ्तारी होनी चाहिए। फिर इफ्तारी भी क्यों होगी? आप कह रहे हैं पूजा पद्धति पाखंड है, आप बोल सकते हैं इफ्तारी पाखंड है। किसी को आपकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की, आपकी हिम्मत नहीं होगी वो बोलने की, ना बोलना चाहिए। लेकिन आपने बोला पूजा पद्धति पाखंड है, ये गलत था। आज कहते हैं शुक्रवार की छुट्टी कर दो, कल बोलेंगे डीएम बदल दो, फिर बोलेंगे सीएम बदल दो।
देश तो संविधान से चलेगा, संविधान के दायरे से चलेगा। नमस्कार, फिलहाल न्यूज 18 इंडिया में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार। सवाल है कि